सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियोस देख पाए। आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वह है प्रश्नावली 1.2 का 5वां प्रश्न। पहले के प्रश्न है वो हमारी पिछले वाली क्लास में कंप्लीट होगी। 5वां प्रश्न क्या है, देखो 5वां जो प्रश्न है इसी हिसाब का उदाहरण नंबर 5 हमने पहले कर लिया है। तो उदाहरण नंबर 5 क्या है, वैसे ही हमारा प्रश्न नंबर 5 है। किस प्रकार इसको हैंडल करना है देखो, पहले पढ़ेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कैसे करना है देखो, ये प्रश्न ये बोल रहा है जैसे 6 की घात n के रूप की हमें कोई संख्या दे दी है। n का मान रखेंगे कोई भी, जहां n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है। जैसे मैं n का मान रखता हूं 1 तो क्या प्राप्त होगा 6। मैं n का मान रखता हूं 2 यानी 6 की घात 2 कितना हुआ प्राप्त 36। तो n की घात 2 रखने पर ये क्या कहाँ समाप्त होती है, संख्या 6 पर समाप्त होती है। इसी प्रकार n की घात 3 रखेंगे तो 2 से 16 प्राप्त होता है। तो 3 रखने पर संख्या कहाँ समाप्त होती है, 6 पर। प्रश्न में हमें यह पूछ रहा है कि क्या कोई n का मान ऐसा है जो यहां रखने पर इस संख्या का मान क्या प्राप्त हो, अंतिम जो अंक है वो 0 प्राप्त हो। जैसे 6 की घात n की जगह में कोई संख्या रखता हूं, ठीक है, कोई भी संख्या रखता हूं यहाँ, और जब मैं इसका उत्तर निकालूंगा तो वो संख्या जैसे कुछ भी आज मैं XYZ कुछ भी मान रहा हूं और लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हमें जांच करना है कि n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए n की जगह रखने पर और इसको हल करने पर 6 की घात n रखा के और उसको हल करने के बाद में अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा संभव है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या करेंगे देखो, ये रफली मैंने आपको बताया क्या करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न है इसको किस प्रकार हल करेंगे देखो। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, यदि कोई संख्या, ये लिख सकते हैं आप, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। यह अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या है अगर वो 0 पर समाप्त होती है तो कन्फर्म में है कि वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। पहली बात तो ये अपने दिमाग में रखेंगे। अब अपन को क्या करना है कि 6 की घात n है, उसको क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख दूं मैं, 2 गुणा 3 लिख दूं, और इसकी घात कितनी रख दूं मैं, n। इसकी घात कितनी रख दी, n। अब यहां आप गौर करेंगे कि n की जगह कुछ भी रखेंगे, मैं रफ लिख करके बता रहा हूं आपको। जैसे अपने पास में आया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात n, n के मान कोई भी रखेंगे, 2 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो। अगर 2 रखते हो तो क्या प्राप्त होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 की घात भी 2 और 3 की घात भी 2, और इसको हल करोगे तो इस प्रकार इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे, ठीक है। अगर आप और कुछ रखते हो, जैसे 2 गुणा 3 की घात 5 रखते हो, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। कहने का मतलब ये हो गया कि ये घात 5 है वो 2 की भी है और ये 3 की भी है। तो 2 की तो मैंने 2 को 5 बार लिख दिया, 3 की तो मैंने 3 को 5 बार लिख दिया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर इस रूप का है, ये जो रूप दे रखा है हमारे, कौन सा, 6 की घात n बराबर मैंने लिखा 2 गुणा 3 की घात n, तो n की कोई भी वैल्यू रखेंगे, उसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो उस गुणनखंड में क्या प्राप्त होगा हमें, उस गुणनखंड में क्या प्राप्त होगा, 2 या तो 2 प्राप्त होगा या 3 प्राप्त होगा, इसके सिवा और कोई संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। तो 6 की घात n को मैंने लिखा 2 गुणा 3 की घात
n के गुणनखंड में, के गुणनखंड में 2 व 3 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होगी। हमने क्या प्राप्त कर लिया कि 6 की घात जो n है, इसको मैंने लिखा 2 गुणा 3 की घात n। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई, इसमें आप n का कोई भी मान रखोगे तो उसका जब गुणनखंड करोगे, जैसा अभी पीछे हमने किया, तो गुणनखंड में 2 व 3 के अलावा और कोई अन्य संख्या नहीं होगी। तो यह यहाँ निश्चित हो गया कि 6 की घात n का जो गुणनखंड करेंगे उसमें 5 नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा है, क्या देखा है कि इसके गुणनखंड में तो या तो 2 होगा या 3 होगा। जैसे मैंने यहां लिखा है 2 या 3 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 6 की घात n के गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है। अतः अगर इस संख्या के 6 की घात n के अंदर या इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसका मतलब 6 की घात n है वो 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 5 से विभाजित वही संख्या होती है जिसका इकाई का अंक या तो 0 होता है या 5 होता है। यदि किसी संख्या का इकाई 0 है तो भी उसमें 5 का भाग जाएगा, यानी वो 5 से विभाजित होगी, और यदि उसका इकाई का अंक 5 है तो भी उसमें 5 का भाग जाएगा। या फिर मैं ये कह दूं कि कोई भी संख्या है जिसमें 5 का भाग नहीं जा रहा है, मैं इसका अपोजिट बोल रहा हूं। देखो, कोई भी संख्या उसका इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 से विभाजित होगी। अब मैं इसका अपोजिट बोल रहा हूं, क्या कि 5 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसका इकाई का अंक 0 या 5 होगा। यदि ऐसा नहीं है तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, या फिर उस संख्या के गुणनखंड में 5 नहीं है। तो मैंने क्या लिखा कि 6 की घात n के गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो 6 की घात n में 5 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा मतलब ये 6 की घात n 5 से विभाज्य नहीं है। अब मैं एक वाक्य बोल सकता हूं, क्या कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अब इसका उल्टा बोलूं कि कोई भी संख्या 5 से विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब उसका इकाई का अंक 0 या 5 नहीं हो सकता। इसका उल्टा बोल रहा हूं, समझ में आई क्या, कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 नहीं है या 5 नहीं है तो वो 5 से विभाजित नहीं होगी, और 5 से विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब उसका इकाई का अंक 5 या 0 नहीं हो सकता। तो मैंने यहां पर क्या लिखा कि 6 की घात n है वो 5 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब 6 की घात n में मैं n का कोई भी मान रख दूं तो उसका इकाई का अंक 0 प्राप्त नहीं होगा। अगर 0 प्राप्त होता तो वो 5 से विभाजित होगी। तो हमने यहां पर कन्फर्म कर दिया है कि 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होती है, 5 से विभाज्य नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अगर 5 से विभाजित नहीं है तो इसलिए 6 की घात n में n का कोई मान ऐसा नहीं है जिसके लिए यह शून्य पर समाप्त हो। हमने प्रूफ कर दिया है कि n का कोई मान नहीं है जिसको यहां रखने पर जो 6 है वो कहां पर समाप्त हो, शून्य पर, यानी उसका अंतिम अंक हमें शून्य प्राप्त हो, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। कैसे प्रूफ किया, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। पहले तो स्टेटमेंट ये लिखना है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो 5 से विभाजित होगी। यहां पर हमने क्या 6 की घात n बराबर 2 गुना 3 की घात n लिख दिया, और इसका मैं अगर n का मान कोई भी रखे गुणनखंड करूंगा तो उसमें 2 व 3 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होगी। इसका गुणनखंड करूंगा तो उसमें 2 और 3 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। तो कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसका मतलब ये बात प्रूफ होगी कि 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं होगा, और 5 नहीं होगा तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा, और 5 से विभाजित नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि 6 की घात n का कोई भी मान रखेंगे, n की जगह कोई भी मान रखेंगे तो वो 0 पर समाप्त नहीं होती। मतलब अगर 0 पर समाप्त होती
तो वो 5 से विभाजित होती है। हमने प्रूफ कर दिया कि ये 5 से विभाजित नहीं होती है। यदि 5 से विभाजित नहीं होती है तो 6 की घात n में n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए ये शून्य पर समाप्त होगा। यही आपका क्या है, उत्तर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें दो संख्याएं दे रखी है और ये भाज्य संख्याएं हैं। हमें इसका एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो प्रश्न को आपने पढ़ लिया होगा। प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखो प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न, छठा प्रश्न। आपको संख्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। एक संख्या ये दे रखी है। दूसरी संख्या दे दी आपको 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये दो संख्या दे दी। ये दोनों भाज्य है तो हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य कैसे है, व्याख्या करनी है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला जो पहली संख्या दे रखी है इसको बोर्ड मास के नियम के हिसाब से थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। यहां पर देखो क्या देख रहे हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है। तो यहां पर दो पद है, एक तो पद ये रहा और दूसरा पद ये रहा। मैं फिर बता देता हूं, आपको याद रखना है आपको हमेशा के लिए कि जैसे मान लो x, यहां बता रहा हूं मैं आपको, x प्लस वाई है, इसका मतलब ये दो पद है, और एक्स वाई ये गुणा में है तो इसका मतलब ये एक पद है। समझ गए, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यहां पर दो पद है। ये तीनों संख्या है गुणा में, इसका मतलब ये एक पद गिना जाएगा, प्लस ये अलग से पद है, 13 अलग से पद है। तो यहां पर दोनों पदों में क्या है, देखो इसमें भी 13 इसमें भी 13, मतलब 13 कॉमन आ गया। तो 13 मैंने कॉमन लिया तो इस पद में क्या बचा, 13 कॉमन आ गया, 7 गुणा 11 बच गया, प्लस ये प्लस 13 में से 13 कॉमन लिया, क्या बचा 1। हल कर लो इसको। 13 कोष्टक 7 को 11 से गुणा करेंगे 77 प्लस 1, या क्या प्राप्त होगा 13 गुणा 7 77 और 1 78। क्या संख्या प्राप्त होगी, 13 13 104, 1 से 4 की 104 का 4 हासिल की 10, 13 7 91, 91 और 10 कितना हो जाएगा 101, यानी ये आ जाएगा आपका 1014। मैंने इस संख्या को हल किया, कितना प्राप्त हुआ 1014। अब हम ये देख रहे हैं कि 1014 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो क्या लिखेंगे 1014 भाज्य है, क्योंकि अब कारण देंगे भाज्य क्यों है, क्योंकि यह है 1 व 1014 के अलावा देखो अब यहां पर थोड़ी समझने की बात है कि कोई भी संख्या होती है वो एक से और स्वयं से, जैसे स्वयं क्या है 1014 है तो 1 से विभाजित होगी, 1014 से विभाजित होगी। इसके अलावा देखो ये गुणनखंड किसके थे, इसी के थे ना, ये 13 से विभाजित होगी और 78 से भी विभाजित होगी। तो क्या लिखेंगे इसके अलावा, यह 13 व 78 से भी भाज्य है। हमने क्या लिख दिया कि इन दोनों इस पूरी संख्या को हल किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ 1014 प्राप्त हुआ। तो 1014 भाज्य है, इसका कारण दे दिया क्योंकि यह 1 व 1014 के अलावा, यानी कोई भी संख्या होती है एक से और स्वयं से तो विभाजित होती है, इसके अलावा यह संख्या 13 से भी विभाजित हो रही है और 78 से। क्यों, क्योंकि ये इसी संख्या के गुणनखंड है, इन्हीं को वापस गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब है कि 13 का भी भाग जाएगा, 78 का भी भाग जाएगा। और कोई भी संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग जाता है तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखा था वो क्या है, भाज्य है। समझ गए, तो ये हो गया आपका पहला। अब दूसरे को हल करते हैं। देखो दूसरे में क्या करेंगे,
दूसरे को हल कर लेते हैं। यहां पर देखो एक पद तो ये दे रखा है, ये प्लस से पहले पहले का, और एक ये 5, दो पद है। तो क्या करेंगे, दोनों पद में देखो इसमें भी 5 इसमें भी 5, तो 5 कॉमन ले लो। इस पूरे पद में से 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 5 कॉमन आ गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसमें तो ये बचा प्लस ये प्लस, 5 में से 1 कॉमन लिया, क्या बचा 1। सॉरी, ये कोष्टक यहां लगा देंगे आप। अब क्या करेंगे, 5 कोष्टक में जो ये है इसको गुणा कर लो। देखो 7 को 6 से गुणा किया, 6 7 42, 42 को 4 से गुणा करेंगे, 42 को 4 से गुणा कर लो, 168, 168 को फिर किस से गुणा कर दो, 2 को 3 से 6, 6 को 1 से गुणा किया 6, यानी 6 से गुणा किया। तो 6 8 48, केरी 4, 6 चक्के 36 और 4 40, केरी 4, 6 4 10, यानी 1008 प्राप्त हुआ। 1008 मैंने इनको गुणा किया, 1008 प्लस ये प्लस 1, 5 गुणा 1008 और 1 कितना हो गया 1009। इसको 5 से गुणा कर दो, 9 5 45, 0 5 कम 5, कितना प्राप्त हुआ 5045। यानी हमने इसको हल किया तो 5045 प्राप्त हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो मान है ये किसका आया, इसी का तो आया। तो क्या लिखेंगे, 5045 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि इसका कारण दे देंगे, क्योंकि यह 1 व 5045 के अलावा किस किस से विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी और 1009 से भी होगी। 5 व 1009 से भी विभाजित होती है, से भी विभाजित होती है। ये हमने कारण दे दिया। कोई भी संख्या भाज्य कब कहलाएगी, जब एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग जाता है। अब देखो 5045 में बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रूफ है कि 5 और 1009 का तो कन्फर्म जाएगा। क्यों, क्योंकि 5045 प्राप्त कहां से हुआ, हमने 5 और 1009 को गुणा किया तभी तो हुआ। तो इसमें 5 का भी भाग जाएगा, 1009 का भी भाग जाएगा, तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। ये भाज्य है तो ये भी क्या है, भाज्य। हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये संख्या भाज्य क्यों है, ये है, हमने इस प्रकार इसको हल कर दिया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी ये प्रश्न है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये आप नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न क्या है, देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। जैसे मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं आपको कि कोई ये मैदान है और इसमें कोई वर्ताकार पथ है, ये वर्ताकार पथ है। आगे क्या कह रहा है, देखो इसको पढ़ेंगे। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगते हैं। जैसे मान लो ये यहां से चक्कर लगाना शुरू करते हैं, सोनिया और रवि। सोनिया को जब एक चक्कर लगा के आती है तो 18 मिनट का समय लगता है, और रवि 1 मिनट का चक्कर लगाता है, वो 12 मिनट में लगाता है। आगे क्या कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो कैसे करना है, थोड़ा ध्यान देंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, पहले आप लिख लो सोनिया का समय, सोनिया द्वारा लिया समय। सोनिया कितना समय लेती है, 18 मिनट लेती है, एक चक्कर पूरा लगाने में 18 मिनट लेती है। रवि द्वारा लिया समय, रवि समय कितना लेता है, 12 मिनट। ये दोनों यहां इस बिंदु से एक साथ एक ही दिशा में, ये नहीं है कि सोनिया इधर जा रही है या रवि इधर जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये एक ही दिशा में जा रहे हैं,
दोनों चला प्रारंभ करते हैं और ये चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये कह रहा है कि किस समय पर ये एक दूसरे से वापस एक ही बिंदु पर मिलेंगे। कहीं पर मिल सकते हैं, लेकिन वो समय कितना है, कितने समय बाद में वो एक बिंदु पर मिलेंगे। तो क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेना है। तो क्या करेंगे, 18 व 12 का एलसीएम बराबर, अब एलसीएम क्या ज्ञात कैसे करेंगे, आपको पता, या तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, या सीधा कर लो 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लो दोनों का साथ में, या फिर दोनों का अलग अलग करके भी हम कर सकते हैं। तो 2 का भाग 18 में 9 बार गया, 12 में 6 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है, 9 में जाता नहीं, 6 में कितनी बार, 3 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, 1 बार, 3 बार। ठीक है, यानी इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 18 व 12 का एलसीएम प्राप्त होगा। तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, गुणा कर लेंगे हम, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, और 12 को हमने 3 से गुणा किया तो 36, यानी 18 और 12 का एलसीएम कितना आया, 36। इसका मतलब ये हो गया कि 36 मिनट के बाद में सोनिया और रवि एक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या लिख देंगे आप, अतः 36 मिनट बाद सोनिया व रवि एक दूसरे से मिलेंगे। यह आपका सातवां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका अध्याय पहला है उसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम 1.3 के क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये आप सातवां प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।